नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। इतिहास का ये दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की बात करें तो अभी आपने देखा, इसके पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ साथ जो है अन्य राष्ट्रों में भी क्या हुआ कि जो है कि राष्ट्रवाद की भावना जो है पनपने लगी और साथ साथ में लोगों को ये समझ में आने लगा कि कैसे जो है कि अपने जो है राष्ट्र के प्रति लोगों का लगाव बढ़ने लगा और राष्ट्र के प्रति लोगों की जो सोच है, लोगों के प्रति एकता का भाव, ये सब पैदा होने लगा था राष्ट्रवाद शुरू होने के बाद से। यहाँ तो देखते हैं जो है आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ ही राष्ट्र राज्यों को जब उदय हुआ तो क्या हुआ, नए नए प्रतीक जो है अब आने लगे और साथ साथ नए नए चिन्हों का निर्माण किया जाने लगा, साथ साथ नए नए गीत भी बनने लगे जिससे कि लोगों की एकता का भाव पैदा हो सके। नए नए विचारों के संपर्क में लोग आए और साथ साथ क्या हुआ कि नई नई सीमाएं बनने लगी, देश के अपने अपने विभाजन जो हुए उसमें ये इस तरह की चीज़ें नहीं आई। तो जिससे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना से लोगों के मन में अपने आप आने लगी कि वो कौन है, कैसे हैं, इस तरह की भावना वो लोग और राष्ट्र के प्रति एकता का भाव पैदा होने लगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि भारत की भी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन जो देखेंगे कि भारत में भी वैसी सिचुएशन आ गया कि उपनिवेशवाद के प्रति विरोधी आंदोलन होने लगे और क्या होता है कि आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रति क्या हुआ कि जो संघर्ष हुआ उसके संघर्ष की वजह से क्या हुआ कि एकता जो है लोगों में आई और क्या हुआ कि हर वर्ग के लिए देखा जाए तो यहाँ पे कि उसमें जो है अलग अलग जो है उसको एकता वो आए कि असर पड़ा उसका जो है राष्ट्रवाद का कि सब लोगों की एक तरह की ये नहीं था स्वतंत्रता जो चाह रहे थे, उसमें क्या था कि हर वर्ग के लिए उसका प्रभाव अलग पड़ा। इस बात का अगर हम देखते हैं विस्तार से तो उसमें ये आता है कि जैसे कोई जमींदार थे, उनको ये चाहिए था कि हाँ अंग्रेजों से हमें जमींदारी पूरी तरह जैसे हम कर रहे थे उस तरह जमींदारी करें और हमें टैक्स ना देना पड़े। इसी तरह जो किसान थे उनको ये था कि हाँ जो यहाँ पे अंग्रेजों के दबे यानी कि बगानों में काम करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, उनको जो है मारा पीटा जा रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें उनको ना हो उनके साथ। इस तरह सब वर्ग के लिए अपनी अपनी मायने थे कि उनको अलग असर पड़ेगा उसमें स्वतंत्र होने के बाद। भारत की जो है अगर बात करें कि पहले की जो इसके पहले देखे होंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय की जो है इसके बारे में भी आप पहले की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे जो हम बात करेंगे ये 1920 के बाद की घटना के बारे में यहाँ आगे बात करेंगे। यहाँ पे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद जो है इसमें देखते हैं कि कैसे जो है पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुए उसके बारे में यहाँ विस्तार से बात करते हैं। तो इस बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जब विश्व युद्ध शुरू होता है तो उस समय की बहुत सारे देशों में क्या होता है कि आर्थिक तंगी से, आर्थिक जो है स्थितियों से बहुत मजबूर हो जाते हैं और सारी स्थितियों युद्ध की वजह से उनकी जो है देश की हालात जो है ख़राब हो जाती है। तो जो इकोनॉमिक्स कंडीशन उनकी ख़राब हो जाएगी उसके कारण भी वहाँ बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और फिर क्या होता है जो उपनिवेश होते हैं, उपनिवेश बने रहते हैं, वो भी उनको तो वहाँ से पहले से ही दिक्कत रहती है, लेकिन इसके बाद जो है विश्व युद्ध शुरू होने के बाद वहाँ और सारी बहुत दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं जिससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में एकता का भाव पैदा होने लगता है, राष्ट्रवाद की भावना आने लगती है, उसके वजह से आंदोलन होने लगते हैं। यहाँ बात करते हैं ये सिचुएशन भारत में भी होती है कि भारत भी क्या होता है इंग्लैंड का उपनिवेश रहता है और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अंग्रेज जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत से जो है अपना फ़ायदा प्रॉफिट चाहते हैं कि हर तरह का उनको यहाँ प्रॉफिट मिले। तो इस तरह क्या होता है यहाँ की जो जनता रहती है वो परेशान रहती है जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में वो आंदोलन का रूप लेते हैं। यहाँ वो उसी की बात करते हैं कि पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, ये जो है पहली हेडिंग है इस चैप्टर की भारत में राष्ट्रवाद की। अब यहाँ बात करते हैं कि जब यहाँ पे विश्व युद्ध शुरू होता है तो बहुत सारे देशों क्या होता है कि जो नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ आती हैं कि वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है या राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि बहुत सारा जो है रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यय होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका खर्च में का इजाफा होता है वो बहुत बढ़ जाता है और जब खर्च बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसे की जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या है युद्ध के नाम पे कर्ज लेना शुरू कर देते हैं और कर्ज लेकर जो है क्या होता है कि कीमत जो वहाँ देश की कीमतें होती हैं, जो सरकार होती है उस समय वो क्या करती है कर्ज लेने लगती है और बहुत सारा जो है देश के ऊपर जब कर्ज आ जाता है तो उससे क्या होता है कीमतों में वृद्धि हो जाती है और कीमतों में वृद्धि होने से क्या होता है कि वहाँ सिचुएशन ये आती है देशों में कि 1913 से 1918 के बीच में यहाँ पे क्या होता है जो कीमतें होती हैं वो दुगना हो जाती हैं। जब कीमतें दुगना हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है लोगों को जो है हर चीज़ सामान खरीदने में और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो गाँव में जो सिपाही रहते हैं उनकी जो है
भर्ती जबरन होने लगती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती होने लगती है, उनको भर्ती करके विश्व युद्ध में भेजा जाने लगता है। बहुत सारे लोग विश्व युद्ध में मारे जाने के डर से वहाँ पे जाना जो है नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि 1918 से, यहाँ एक बात और बात करते हैं कि कितने लोग जो है 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921, यहाँ पे इन सालों में बात करेंगे तो क्या होता है, फसल बहुत खराब हो जाती है। और जब फसल खराब हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाए, बहुत सारे लोगों को खाने में चीज़ों में कमी पड़ने लगती है। और वहाँ पे एक और सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे कि फ्लू नामक एक बीमारी आ जाती है। यहाँ भारत की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे स्थिति खराब हो जाएगी और जो है पहली बात तो फसल खराब हो जाती है 1918 और 20 में, और 1919 में, 19 से 18 से लेकर 18 और 19, और 1920 से लेकर 1921 के बीच में। और यहीं पे सिचुएशन एक और ख़राब आती है कि क्या होता है कि फ्लू नामक एक महामारी आ जाती है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे चारों तरफ से दिक्कतें ही दिक्कत आ जाती हैं। क्या होता है कि फसल भी खराब हो जाती है, फ्लू नामक महामारी भी आ जाती है, उधर जो है पहले से उपनिवेश रहता है उससे परेशान रहते हैं, और फिर जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है कि जो समस्याओं का जो है इकट्ठा जो है पूरा भंडार आ जाता है, कहने का मतलब लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे 1921 और 1921 की जनगणना में होती है, दुर्भिक्ष और महामारी के कारण क्या होता है 120 से लेकर 130 लाख लोग जो है क्या होता है कि मारे जाते हैं, इसमें मर जाते हैं कहने का मतलब। और इसमें क्या हुआ कि ये जो युद्ध हुआ था, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि हम जो है इस युद्ध के बाद जो है कुछ सुधार आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इस वजह से लोगों को उम्मीद रहती है लेकिन कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन देखते क्या है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी स्थितियाँ सही नहीं होती हैं और ख़राब हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि मुसीबतें जब कम ना होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उसी समय एक जो है नया नेता का जो है उभर कर आता है, और उस नेता की जो बात करेंगे तो क्या होता है संघर्ष का एक नया ढंग देता है। और उस क्या है कि ये जो एक नया तरीका पेश करता है लोगों के सामने कि कैसे लोगों से संघर्ष करना है। तो जब लोगों से संघर्ष करने की बात आ जाती है कि वो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नए नेता के रूप में जो सामने आते हैं वो कौन है, गांधी जी। गांधी की बात करें तो गांधी जी क्या होते हैं कि यहाँ कब आते हैं, कैसे अपना वो करते हैं, उनके बारे में डिटेल से हम यहाँ पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है सत्याग्रह का विचार, मतलब कि उनका क्या होता है कि वो एक नए रूप में, अभी तक इनका कोई पता नहीं रहता, ये अचानक जो है कहाँ से यहाँ भारत में 1915 में आते हैं, जनवरी 1915 में जो है अफ्रीका से लौटते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वो करते हैं कि नया जो है संघर्ष का तरीका जो है लोगों को बताते हैं, और नए तरीके से उनको पेश किया जाता है कि कैसे जो है हम जो है औपनिवेशिक सरकारों से या उनसे कैसे लड़ा जाए, उसके तरीके अपनाते हैं कि जरूरी नहीं कि हम हिंसा करके गोली मार के ही युद्ध लड़ा जा सकता है। इनके जो है आंदोलन के तरीके अलग रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये साउथ अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से ये जो है एक जनमत संग्रह करते हैं, और जनमत संग्रह से इनको बहुत सफलता मिलती है। जब ये सफलता पाते हैं तो उसी का नाम क्या देते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है यहाँ पे नस्ल भेदी सरकार जो साउथ अफ्रीका की रहती है, उससे जो इनको जो है एक जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम जो है ऐसे करेंगे तो जो है जन आंदोलन के थ्रू हम जो है अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सत्याग्रह के इनके मन में जो विचार आता है कि सत्याग्रह के विचार जो होते हैं इसमें क्या होता है, सत्य की शक्ति पर आग्रह होते हैं, मतलब कि सत्य की खोज की इसमें की जाती है। इसमें देखेंगे कि मतलब कि जैसे हम जो मांग कर रहे थे इनका ये है कि हम लाठी डंडा से ही ना लड़ाई लड़के सीधे से आराम से बैठकर उनके खिलाफ जो है एक अपने जो है इतना जो है अपनी दृढ़ संकल्प हो जाए अपने मांग के प्रति कि सामने वाला जो है हमारे जो है हम जो हमारा जो है हमारे प्रति अन्याय कर रहा है वो भी क्या हो जाए, एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए और हमारे साथ वो काम करना बंद कर दे। यही चीज़ें इनकी भी विचार पे चल रहे थे। और यहाँ पे इनका विश्वास था कि अहिंसा जो अहिंसा का धर्म है वो भारतीयों को एकता का सूत्र में बांध सकता है, मतलब अहिंसा के अगर रास्ते पे चलते हैं तो एकता के सूत्र इनमें इनको बांधा जा सकता है। और क्या हो सकता है कि फिर इसके बाद ये क्या कहते हैं कि 1917 में चंपारण का ये जो है ये हर जगह क्या करते हैं, हर जगह जो है अलग अलग जगह जाते हैं और संघर्ष करने का जो आंदोलन शुरू होता है वो क्या होता है 1917 में चंपारण से बिहार से शुरू होता है। और इसी वहाँ पे शुरू क्यों होता है, वहाँ पे दमनकारी जो बागान व किसानों के जो है वहाँ बागान वाले क्या थे किस जो है लोगों का जबरदस्ती जो है नील की बागान की खेती करवा रहे थे, उस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी उसमें भी। तो फिर संघर्ष कब हुआ, 1917 में चंपारण में होता है और इसके बाद आंदोलन होता है। इसके बाद देखेंगे कि ये जो है किसानों से जो संघर्ष के लिए प्रेरित रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है 1917 में फिर और होता है जो है कहाँ पे, गुजरात में खेड़ा जिले में होता है। वहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है, जो किसान रहते हैं उनकी फसल खराब हो जाती है और प्लेग नामक महामारी से जो है
जो है स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वहाँ पे कर चुकाने के हालात में नहीं रहते, लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज चाहते नहीं हमें कर चाहिए। तो इस तरह की दिक्कतों की वजह से फिर वहाँ 1917 में गुजरात में भी खेड़ा जिले में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगली हेडिंग क्या है कि रायल्ट एक्ट, और जो है 1919 के बारे में यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे ये रायल्ट एक्ट क्या था। तो इसमें रायल्ट एक्ट जो बात करेंगे कि 1919 में जो है क्या होता है कि खिलाफत और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन होता है 1919 में। तब तक क्या होता है, ये देश में कई जगह भ्रमण करके बहुत सारी स्थितियों को समझ पाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 1918 में फिर भी क्या होता है कि सूती कपड़ा और कारखानों के मजदूरों के लिए ये अहमदाबाद पहुंच जाते हैं और वहाँ पे आंदोलन करने के लिए सोचते हैं। फिर वहाँ पे आंदोलन होता है। अहमदाबाद गया हो तो महात्मा गांधी पहुंचते हैं, वहाँ पे भी आंदोलन होता है। तो इस तरह की जगह जगह जाके ये जो है लोगों को आंदोलित कर रहे थे, जगा रहे थे कि हाँ आगे आइए। और क्या कि राजनीतिक गतिविधियां कुचलने के लिए ये जो रायल्ट एक्ट आता है, तो ये एक्ट ऐसा होता है कि 2 साल किसी को बिना मुकदमा किए जेल में रख सकते हैं। और ऐसा कानून आने से कोई उसमें बिना जो है मुकदमा चलाए जब रख सकते हैं, तो इसमें ये होता है कि कोई किसी को वो नहीं हो सकता कि कंप्लेन नहीं कर सकता, वो अपने मन मालिक जो है अपने मन मर्जी हो जाते हैं। पुलिस वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको जेल में डालें। तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हो जाता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो फिर इसी में क्या है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल रहती है इसको पारित करने वाली, वो इसको जल्दीबाजी में पारित कर देती है जिससे कि लोग आंदोलित न हो सके और लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ये सोच के लोग ग्रुपिंग करते हैं या ये सोचते हैं कि अभी इसको जो है इसके खिलाफ जो है 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होना था। फिर इसके बाद जो है हड़ताल जो होती है उसमें होता क्या है कि यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप और जो कामगार थे और दुकान थे, ये लोग क्या करते हैं कि जब आंदोलन जो है करना शुरू कर देते हैं, तो रेलवे वर्कशॉप वाले और कामगार जो है दुकान वाले और फिर रेलवे और टेलीग्राफ और ये जो है अंग्रेजों ने ये जो है इन सब सारे लोगों का क्या है अंग्रेजों ने दमन किया था। इसके बाद क्या हुआ था कि दमन करने में यहाँ पे ये है कि देखेंगे कि अब अंग्रेज जो थे राष्ट्रवादियों का दमन करते हैं। जो दमन करते हैं तो उसमें क्या होता है, लोगों को 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया था, अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस चला रहे थे, लोग आंदोलित हो रहे थे इन सब चीजों के साथ में। तो क्या होता है गोली चलाने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो है क्या होता है कि जब उसमें गोली चला देंगे शांतिपूर्ण जुलूस में, स्वाभाविक से बात बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो इससे क्या होता है लोग और आंदोलित हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या लोग आता है कि अभी तक तो जो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, अब लोग हिंसा पे उतारू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती। तो फिर क्या हो जाता है कि लोग जो है बैंकों को लूटने लगते हैं और इसके साथ साथ जो रेलवे होती है उन पर हमला करने लगते हैं। तो इन सब सारी चीजों को देखकर जो है अंग्रेज डर जाते हैं कि हाँ नहीं किया और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। मार्शल लॉ लागू कर देंगे तो मार्शल लॉ लागू करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो कमान होती है वो जनरल डायर को जो है सौंप दी जाती है। जब जनरल डायर इसकी जो है कमान ले लेगा तो इसके बाद क्या होता है कि जो अमृतसर में क्या होता है, अमृतसर में जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, जो लोग इकट्ठा होते हैं तो ये अंग्रेजों के खिलाफ चर्चा करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बैसाखी का मेला लगता है 13 अप्रैल को, और बैसाखी के मेला के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जाते हैं कुछ इनके विरुद्ध जो है चर्चाएं करने के लिए, और दूसरा जो है वो अपने मेले के लिए बहुत सारे लोग अनजान भी रहते हैं उसमें। और क्या होता है फिर ये जो वहाँ पे ये लोग नहीं पता रहता कि मार्शल लॉ लागू है, वो लोग इकट्ठा होते हैं, सारे बहुत हजारों लोग की भीड़ रहती है। तो वहाँ पे क्या हो जाए कि ये जो है अपने दसाहत फैलाने के लिए और अपना जो है उनमें विस्मय का जो है भाव पैदा करने के लिए, जिसकी वजह से लोग डर जाएं, दसाहत फैल जाए, उसकी वजह से वो यहाँ पे जब लोग इकट्ठा रहते हैं जलियांवाला बाग में, तो ये जो है वहाँ पे निकलने का रास्ता ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं रहता और ज़्यादा रास्ते भी नहीं रहे निकलने की, जिसकी वजह से वो जो जहाँ से निकलना रहता है वो सारे रास्ते बंद कर और उन पर जो है पुलिस के द्वारा आधाधुंध जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है और उसमें सैकड़ों लोगों जो है मारे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तो इसका जो है बहुत जो है अन्य भागों में बाद में जब ये फैलता है तो उसका एक अलग रूप आता है। फिर क्या होता है कि जो उत्तर भारत के जो शहर थे वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सड़क है, सड़कों में लोग जो है उतर आते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। जब सड़क उतर आते हैं क्या होता है कि हड़तालें शुरू हो जाती हैं। यहाँ के साथ साथ जो है पुलिस से लोग मोर्चा लेने लगते हैं, पुलिस से लड़ाई करने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि सरकार लोगों को अपमानित करने के लिए क्या करती है, उसका भी तरीका अपनाती है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा दमन किया जा सके, उसके लिए क्या करती है कि उनको अपमानित और आतंकित करती है। और इसके साथ साथ उनको ऐसा करती है कि जमीन पे नाक रगड़ने तक के लिए मजबूर कर देती है लोगों को, और जो है जो लोग होते हैं उनको सड़क पर घिस कर चलने के लिए मजबूर कर देती हैं। इतना जो है दमनकारी नीति अपनाती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ लोगों को तो यहाँ पे क्या होता है कि कोड़े बरसाए जाते हैं और कोड़ों से मारा जाता है, कहने का मतलब लोगों को। और साथ साथ में क्या होता है कि
और जो है एक बम मारने का भी हिस्सा आता है कि यहाँ पे देखेंगे कि गांव, जो गांव की बात होती है, गुजरावाल एक पंजाब में गांव था, वहाँ पे बम से बम मारा गया था। इस तरह की बहुत सारी स्थितियां पैदा होती हैं कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोगों का क्या है कि शोषण किया जा रहा था, बहुत सारा दमन किया जाता है यहाँ पे। और क्या होता है कि ये जो हिंसा होती है, इससे क्या होता है कि गांधी जी बहुत प्रभावित होते हैं और वो क्या करते हैं, फिर ये आंदोलन वापस ले लेते हैं। जब वापस ले लेंगे तो आंदोलन वापस होने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि बहुत बड़ा एक आंदोलन था, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जो है ये आंदोलन होने के बाद भी ये कस्बे और गांव, कस्बों और शहरों तक ही सीमित रहा। बहुत ज्यादा देखा जाए तो गांव तक बहुत विस्तारित रूप से नहीं फैला। इसके वजह से क्या है, देखा जाए तो ये जो गांधी जी क्या चाह रहे थे कि जो है ये बहुत बड़ा आंदोलन के एक रूप बने जिससे कि दमन ना हो सके, उस रूप को जो है उन्होंने देने के लिए क्या हुआ कि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता के बिना, जो है एक होने के बिना, ये जो है इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग बहुत सारे बातें की और चर्चाएं हुई और वो जो है अपने वो, उसी समय एक चीज और आती है कि वो चाहते थे, गांधी जी चाहते कि खिलाफत का मुद्दा जो है उठाया जाए और जिससे कि हिंदू मुस्लिम में एकता पैदा की जा सके अंग्रेजों के खिलाफ। और क्या होता है कि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में, उसी समय क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो जाती है। ऑटोमन तुर्की, ये ऑटोमन तुर्की की हार हो जाती है और इसके बाद लोगों के बीच में अफवाह फैल जाती है। जो मुस्लिम समुदाय होते हैं उनके बीच में जो है अफवाह फैल जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध में ये तो जान जाते हैं कि ऑटोमन तुर्की की हार हो जाती है। और जो अफवाह फैलती है, अफवाह क्या होती है, अफवाह ये होती है कि जो इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक जो है नेता होते हैं, खलीफा उनको कहते हैं, इस्लामिक विश्व के जो आध्यात्मिक नेता थे उनको खलीफा कहा जाता था। जो ऑटोमन साम्राज्य उनका रहता था वो ये अफवाह फैलती है कि ऑटोमन साम्राज्य पर क्या होती है, बहुत शक्ति संधि थोपी जाएगी, जिससे कहता है मुस्लिम समुदाय के जो है अंग्रेजों के प्रति क्या होता है कि आक्रोश फैल जाता है उनके प्रति, यानी विद्रोह की भावना आ जाती है। इससे क्या होता है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि हाँ कोई ऐसा चीज किया जाए जो इनके खिलाफ जो है आंदोलन किया जा सके। फिर क्या होता है, खलीफा की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में क्या होता है, एक खिलाफत समिति का गठन कर देते हैं मुस्लिम समुदाय के। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, जो युवा नेता होते हैं, वो चर्चाएं करने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, महात्मा गांधी से मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो लोग क्या होते हैं जो मुस्लिम समुदाय के युवा नेता होते हैं, ये क्या करते हैं कि सितंबर 19 जो है इस गांधी जी से जब चर्चाएं करते हैं तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी उसको जो है और बड़ा रूप देने के लिए और हिंदू मुस्लिम एक होने का एक बहुत बढ़िया जो है मौका मिलता है, तो कि यही बढ़िया है कि इस समय एक करके जो है आंदोलन को बड़ा रूप दिया जा सकता है। तो क्या करते हैं, सितंबर 1920 में कांग्रेस के जो है नेता रहते हैं उनमें चर्चा करते हैं और उसमें क्या होता है कि कलकत्ता के अधिवेशन में दूसरे नेता को राजी कर लेते हैं, जो और नेता रहते हैं उनको भी राजी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज्य के लिए असहयोग आंदोलन के लिए लोगों में जो है, जो कांग्रेस होती है, समिति होती है, उसमें क्या होता है कि लोग एक मत हो जाते हैं और इसके बाद फिर आंदोलन को उसको रूप देते हैं। यहाँ एक चीज और बात करेंगे जो इसके अगली हेडिंग है, वहां पे क्या है कि असहयोग ही क्यों, मतलब कि हम असहयोग ही क्यों चुन रहे हैं कि असहयोग आंदोलन किया जा सके जिससे कि अपना जो है जीत पक्की की जा सके। असहयोग के जो विचार है वो महात्मा गांधी की पुस्तक जो है 1909 में लिखे थे, क्या थे, हिंद स्वराज नामक की पुस्तक लिखे। उसमें भी उन्होंने बताया था कि जो अंग्रेजों को है असहयोग की भावना की बात आती है, विचार कहाँ से आए, तो इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन का जो है भारतीयों के सहयोग से ही टिका। अंग्रेज, ये महात्मा गांधी मानते थे कि जो ब्रिटिश जो साम्राज्य चल रहा है यहाँ पे, जो क्या है कि वो भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारतीय सब एक हो जाएं और सहयोग करना बंद कर दें तो क्या होगा कि एक दिन में धाराशाही हो जाएगा और जो है भारतीय स्वतंत्र हो जाएंगे। असहयोग का जो विचार होता है वो आंदोलन कैसे बन सकता था, इस बात की अगर बात करें तो महात्मा गांधी का सुझाव ये था कि जो ये असहयोग आंदोलन होगा इसमें जो चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाना चाहिए। कैसे चरणबद्ध से तरीका बढ़ाना चाहिए, तो वो मानते थे कि सबसे पहले जो है लोगों को जो पदवी दी गई है उसको जो है छोड़ देनी चाहिए, सरकारी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और जो सेना पुलिस में सहयोग कर रहे हैं भारतीय उनको भी छोड़ देनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर क्या करना चाहिए कि जो अदालतें हैं, अदालतों को जो है बहिष्कार किया जानी चाहिए, स्कूल को बहिष्कार किया जाना, स्कूल से जो है विद्यार्थी न जाए, अदालत कोई न जाए, और विधान परिषद जो है खिलाफ जो है अपना आवाज उठाएं। साथ साथ क्या होता है कि विदेशी वस्तुओं का जो है वो क्या है बहिष्कार करें। इस तरह जो है उनका जो है विचार था कि इस तरह जो है असहयोग में उनका जो है असहयोग किया जा सकता है और जिससे कि अपनी जीत हो सके। और यहाँ पे क्या होता है कि दमन के जो इसमें बात करें तो जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन है, इसमें बहुत सारे लोगों को बाद में फिर दमन भी होता है। और इसके साथ देखते हैं कि 1920 की गर्मियों में
महात्मा गांधी और शौकत अली के समर्थन जो है देश ये समर्थन लेने के लिए पूरे देश में यात्राएं करते हैं कि जो शौकत अली हो मुस्लिम समुदाय के एक कर रहे हैं, गांधी जी है सबको एक कर रहे हैं, चाहे जिस समुदाय को। इस तरह क्या होता है सारे देश में आंदोलन कर रहे थे। तो इसके बाद क्या होता है 1920 के चुनाव में जो हिंसा का जो है लोग बहुत सारे कांग्रेसियों जो चुनाव लड़े उनको ये होता है कि जो चुनाव विधान परिषद का होगा उसमें क्या होगा कि विधायी परिषद का उसमें जो है हिंसा हो जाएगी। लेकिन ऐसा जो उनका भय रहता है वो ऐसा नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को खींचातानी चलती रहती है कि ये जो है आंदोलन हो या ना हो इसके विचार में। लेकिन सितंबर से दिसंबर तक के बीच में जो खींचातानी चलती रहती है, लेकिन अंततः होता क्या है यहाँ पे जो आंदोलन के समर्थक और विद्रोही के बीच में खींचातानी चल रही थी वो बाद में एकमत हो जाते हैं और आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन होता है। कहाँ पे 1920 में कांग्रेस जो है नागपुर में अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, वहाँ पे समझौता होता है। फिर क्या होता है कि असहयोग की कार्यक्रम की स्वीकृति मिल जाती है और मोहर लग जाती है। उसमें मोहर लगाने के बाद क्या होता है कि आंदोलन कैसे बढ़ा और किन लोगों ने इसके बाद क्या होता है कि आंदोलन कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वो सारे विचार होते हैं। और फिर क्या होता है कि आंदोलन कैसे बढ़ा, किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार किस तरह जो है को समझा कि असहयोग है क्या चीज, उसके बारे में जो है और सारी बातों में विस्तार से हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। वो दूसरे टॉपिक से बात करते हैं। कौन सा टॉपिक है? आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं आई वो कैसे आई, इसके बारे में हम इसकी दूसरी वीडियो में अच्छे से डिटेल से आपको बताएंगे अच्छे से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहला विश्व युद्ध के बारे में, कैसे वो प्रभावित हुआ और राष्ट्रवाद कैसे पनपा, खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, सत्याग्रह का विचार कैसे गांधी जी आए जब उन्हें अफ्रीका से, उसके बाद कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई है, और इसके बाद रॉलेट एक्ट लगा था उसके खिलाफ जो है कैसे राष्ट्रव्यापी लोग आंदोलन किए, इस तरह की और बात करें। खिलाफत समिति कैसे गठन हुआ, इस तरह बात करें तो इसमें इन सारी बातों का विस्तार से जो हम आपको जो है बता दिए हैं। अब इसके बाद जो है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कैसी हैं इसके आगे हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें यहाँ तक समझ गए होंगे। आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।